everyone. So today we will discuss the amendments applicable in SM and CF. देखिए जो आपका SM वाला पोर्शन है उसमें तो डेफिनेटली देयर इज नो अमेंडमेंट और CF पोर्शन में कुछ कुछ चैप्टर्स में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स ICSI ने कवर किए हैं, तो वो सारे अमेंडमेंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट ICDR। तो जो हमारा चैप्टर 8 है ICDR, उसमें जो पहला अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन 3 में है। देखिए जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो राइट इशू पे भी एप्लीकेबल आता है राइट इशू। तो पहले हम पढ़ते थे कैपिटल की लिमिट थी, देयर वाज अ लिमिट ऑफ द कैपिटल, और वो लिमिट कितनी हुआ करती थी, 50 करोड़ की लिमिट हुआ करती थी। तो अब इन्होंने वो लिमिट हटा दी है। इसका मतलब राइट इशू अब चाहे कितने रुपए का भी क्यों ना हो, उस पर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। Amendment has been made in regulation number 3B, which stipulates that the SABI ICDR regulation will apply to right issue by a listed entity and the word where the aggregate value of rupees 50 crore or more have been omitted. तो जो पहले 50 करोड़ की लिमिट थी वो अब ओमिट हो चुकी है। इसका मतलब अब कोई भी लिस्टेड एंटिटी अगर राइट इशू लेके आएगी तो उसको ICDR फॉलो करना ही होगा। The first proviso to Regulation 3 has been omitted that in case of right issue of size less than 50 crore, issuer shall prepare the letter of offer in accordance with the requirement as specified. तो जब 50 करोड़ का लिमिट ही हट चुका है तो उसके प्रोविजो का भी कोई सेंस नहीं है, तो प्रोविजो भी ओमिट हो गया। तो अब एनी हाउ चाहे आपका इशू साइज 50 करोड़ से कम हो ज्यादा हो, आपको ICDR रेगुलेशन के हिसाब से ही राइट इशू करना। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 5 की तरफ, नॉन एप्लीकेबिलिटी। अगर आपको याद हो कि रेगुलेशन नंबर 5 जो था वो हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो एलिजिबल नहीं होती हैं पब्लिक इशू लाने के लिए, राइट। तो ये 5.2 जो था आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के कंसर्न में कंडीशन थी। एज पर रेगुलेशन नंबर 5.2 एन इशूअर shall not be eligible to make an IPO if there are any outstanding convertible securities or any other right which would entitle any person with any option to receive equity share of the issuer. तो अभी हमारे पास रेगुलेशन 5.2 की कंडीशन क्या थी कि अगर किसी भी इशूअर जो इशू लाना चाहता है वो पब्लिक इशू नहीं ला सकता अगर उसके पास क्या है, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अवेलेबल है या ऐसा कोई भी राइट अटैच है जिसके थ्रू उसको फ्यूचर में शेयर्स रिसीव करने का राइट आता है। तो ये प्रोविजन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो clause is inserted in this regulation which states that provisions of regulation 5.2 shall not apply to outstanding stock appreciation right SARs। अच्छा, जैसे हमने रेगुलेशन 5 पढ़ा था तो 5 में हमने ऑलरेडी कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, और एक्सेप्शन में हमारे पास 2 एक्सेप्शन थे कि एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स के अंदर अगर ईसॉस में कोई शेयर इशू हो रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपने ऑलरेडी फुली पेड शेयर्स, फुली पेड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं जिनका कन्वर्जन जो है ओडी से पहले पहले हो जाएगा। ये 2 एक्सेप्शन हमने पढ़े थे। तो अब इसी में एक और चीज ऐड हो गई, SARs। बाकी सारी कहानी सेम है, नो चेंज एट ऑल। बस इसने क्या बोला है, SARs जो है अगर वो भी ग्रांट किए गए थे एम्प्लॉय को तो वो भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। क्या हो गया, to employees pursuant to stock appreciation right which are fully exercised by the equity share prior to the filing of the red herring prospectus as the case may be, and disclosure regarding such SARs in the scheme and the total number of equity share resulting from the exercise of such rights are made in the DOD and the OD। तो अगर अब एग्जामिशंस की बात कर रहे हैं तो जो ESOS था, ESOS के साथ साथ SAR भी ऐड हो जाएगा। ESOS पहले से था ही, अब SAR भी ऐड ऑन हो गया, तो एग्जामिशन बढ़ गया है, बाकी कोई चीज नहीं। नेक्स्ट है, the issuer shall appoint a person qualified to be a company secretary as compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance। रेगुलेशन नंबर 23 अगर आपको याद हो, हम अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स करते हैं जिसमें हम लीड मैनेजर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, अदर ऑफिसर्स की RTI अपॉइंट की बात करते हैं। तो उसी में हमने बोला था कि हमें कंप्लाइंस ऑफिसर का भी अपॉइंटमेंट करना होगा। तो वो कंप्लाइंस ऑफिसर की क्वालिफिकेशन भी ये बता रहा है कि वो कंप्लाइंस ऑफिसर कौन होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी जो है वो ही यहाँ पे एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है। तो वो हम पहले से अंडरस्टूड भी करके रखते थे लेकिन क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर दी है। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट रेगुलेशन नंबर 23 का है हमारा।
नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन नंबर 26 जो हम पब्लिश जो हम पब्लिश करते थे वेबसाइट वगैरह पे. DOD filed with the SEBI shall be made public for the comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of publication of public announcement. तो वहां पे 21 डेज कहाँ से काउंटिंग हो रही थी वो नहीं लिखा हुआ था, तो ये डेट इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 21 डेज कहाँ से काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट से काउंट किया. तो आप वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, तो वेबसाइट पे अपलोड आपने कर दिया. रेगुलेशन 26 में हमने क्या किया था, वेबसाइट पे अपलोड किया था. साइमल्टेनियसली जब सेबी को आपने DOD फाइल किया था उसके साथ साथ वेबसाइट पे अपलोड आपने कर दिया. अब जब वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है तो उसके बाद हमने क्या किया था, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दिया था. तो जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आपने पब्लिश किया था उस डेट से 21 डेज तक कमेंट्स देने का राइट होगा, और वो जो भी कमेंट्स रिसीव होंगे उनको सेबी डेफिनेटली एंटरटेन करेगा अपनी अप्रूवल ग्रांट करते वक्त. तो एक छोटा सा अमेंडमेंट रेगुलेशन नंबर 26 में, छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स है ICTR में जो रेस्पेक्टिव रेगुलेशंस के साथ हमें और रीड करें. तो छोटी सी बात है बस, पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट ये डेट आपको ध्यान. चलिए लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 29. द इशुअर शैल अनाउंस द फ्लोर प्राइस or the price band at least 2 working days before the opening of the issue या bid in the pre-issue, and the price band advertisement in the format specified under part A of Schedule 10 in the same newspaper in which public announcement was published. तो ये जो रेगुलेशन 29 है अब उसको इस तरह से आपको रीड करना है. देखिए फ्लोर प्राइस और जो प्राइस बैंड है वो कितने दिन पहले देना है, वो 2 दिन पहले था, पहले भी यही था. तो बिफोर किसके, ओपनिंग ऑफ द बिड ओपन होने से 2 दिन पहले आपको अनाउंसमेंट देना है. प्राइस बैंड वगैरह जो भी होगा ये हमें एडवर्टाइज भी करना है, और एडवर्टाइजमेंट का मैनर इसने बता रखा है एज पर शेड्यूल 10 हमें देना पड़ेगा. और कौन से न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, सेम उसी न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा जिस न्यूज़पेपर में आपने पहले क्या दिया था, पब्लिक अनाउंसमेंट. तो ये इसकी लैंग्वेज चेंज हो. चलिए नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 43. Subject to the provisions of Companies Act 2013, the issuer shall, after filing the red herring prospectus or prospectus, as the case में भी, obviously हमें पता ही है red herring prospectus कब जाता है, बुक बिल्डिंग इशू में जाता है, और अगर फिक्स प्राइसिंग है तो prospectus यहाँ पे फाइल किया जाता है. With the ROC make a pre-issue and price band advertisement in the same newspaper in which public announcement was पब्लिश. तो देखो ये जो है ना, सेम न्यूज़पेपर इन विच पब्लिक अनाउंसमेंट वाज पब्लिश, तो ये जो है रेगुलेशन 43 में भी ऐड ऑन हो गया है और साथ ही में रेगुलेशन 29 भी ऐड ऑन हो गया. दोनों जगह आपको क्या करना है, सेम न्यूज़पेपर के अंदर सेम जहाँ जहाँ पे पहले आप ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट दे चुके थे वहीं पे आपको क्या बताना है, एक तो फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड बताना है, और वहीं पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अनाउंसमेंट भी, प्री इशू प्राइस बैंड एडवर्टाइजमेंट. The pre-issue and price band advertisement shall be in the format and shall contain the disclosures as specified in part A of Schedule 10. और साथ ही में यहाँ पे जो प्री इशू और प्राइस बैंड का एडवर्टाइजमेंट आप दोगे उसका फॉर्मेट किसके हिसाब से होगा, एज पर Schedule 10 पार्ट ए के हिसाब से. एक प्रोविजो ओमिट हो गया है, डिस्क्लोजर्स इन द रिलेशन टू प्राइस बैंड एंड फ्लोर प्राइस एंड द प्राइस रेशियोज कंटेन देयर एंड शैल ओनली बी अवेलेबल. ये जो पहले प्रोविजो था वो ओमिट कर देंगे, काट देंगे इस प्रोविजो को, अभी प्रोविजो हमें रीड आउट नहीं करना. चलिए रेगुलेशन नंबर 54 जो है, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप एंड अदर प्री IPO ट्रांजेक्शंस. तो अगर आप लोग को याद हो कि हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जो भी ट्रांजेक्शंस हैं प्रमोटर ग्रुप के, तो उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा उन्होंने कौन कौन से ट्रांजेक्शन एंटर किए हैं. तो इसके कंसर्न में क्या बोलता है, इशूअर शैल इंश्योर दैट ट्रांजेक्शंस एंड सिक्योरिटी बाय द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ DOD और OD as the case may be and the date of closure of the issue shall be reported to the stock exchange within 24 hours of such transactions, and the issuer shall also ensure that any proposed pre-IPO या pre-offer placement disclosed in the DOD shall be reported to the stock exchange within 24 hours of such pre-IPO या pre-offer transaction in part or in entirety. तो ये जो नया पैराग्राफ ऐड हुआ है ये एडिशन है. तो पहले सिंपल एक ही रिक्वायरमेंट थी इस रेगुलेशन की, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है, स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर देना है उनके ट्रांजेक्शन्स को. और उसके बाद इसमें क्या ऐड ऑन किया कि जो भी प्री IPO या प्री ऑफर प्लेसमेंट
वो सारे के सारे आपको किस में डालने हैं, डीओडी में, और टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 24 आवर्स ऑफ सच प्री आईपीओ या प्री ऑफर ट्रांजेक्शन। चलिए नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द राइट इशू। एलिजिबिलिटी, क्योंकि रेगुलेशन 3 एप्लीकेबिलिटी में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि 50 करोड़ की लिमिट को उन्होंने हटा दिया है, तो एग्जैक्टली अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी 50 करोड़ वाली लिमिट हट जाएगी। तो एन इशूअर ऑफरिंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी थ्रू अ राइट इशू शैल सेटिस्फाई द कंडीशन 3 एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ डीओडी draft letter of offer with the stock exchange and at the time of filing of letter of offer with the SEBI and the stock exchange। और इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जो 50 करोड़ वाली लिमिट थी वो अभी हट चुकी है, ये अमेंड है। Issuer shall not be eligible to make right issue of the equity share of the issuer are suspended from trading as a disciplinary measure। तो ये एक नया पॉइंट एड ऑन हो गया है कि अगर किसी भी इशुअर को क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है ट्रेडिंग से, तो अगर इशुअर के अगेंस्ट में इतना सीवियर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है कि सस्पेंशन तक हो गया है, तो डेफिनेट सी बात है ऐसे इशुअर को अब राइट इशू आने नहीं दिया जाएगा, तो शैल नॉट बी एलिजिबल। तो ये ऐड करना है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, न्यू इंसर्शन है, एडिशन। नेक्स्ट इज रेगुलेशन नंबर 62 में क्या बोलता है जनरल कंडीशंस में कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट वेयर एवर दे अपीयर, उनकी जगह पे आपको क्या करना है, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर एंड लेटर ऑफ ऑफर। ऑब्वियसली हमें पता है राइट इशू के अंदर हम लेटर ऑफ ऑफर वर्ड यूज करते हैं, तो जहां जहां पे डीओडी वर्ड यूज किया है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, तो उसकी जगह पे क्या कर देना आप, लेटर ऑफ ऑफर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज रेगुलेशन 62 में ही where the issuer or any of its promoter or director is a willful defaulter or a fraudulent borrower, the promoters or the promoter group, if the issuer shall not renounce their right except to the extent of renunciation within the promoter group or to the specific investor as disclosed by the issuer in terms of this regulation। देखो यहाँ तक तो था ही, हमें पता था कि अगर विलफुल डिफॉल्टर हैं तो विलफुल डिफॉल्टर है तो उस केस में वो क्या नहीं कर सकते, रिनंसिएशन नहीं कर सकते, लेकिन रिनंसिएशन कहाँ कर सकते हैं, सेम ग्रुप में कर सकते हैं। तो प्रमोटर ग्रुप के लोग आपस में एक दूसरे को रिनंसिएशन कर सकते हैं, उसके बाहर जाके नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ये बोला, एक और चीज एड ऑन कर दी है कि उनमें तो कर ही सकते हो, इसके अलावा स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को भी रिनंसिएशन किया जा सकता है as disclosed by the issuer in terms of this regulation। तो अगर आपने कोई अपने जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट था, जो भी लेटर ऑफ ऑफर था, उसकी कंडीशंस में आपने लिखा हुआ है कि जो प्रमोटर्स हैं वो इन लोगों को भी अपना रिनंसिएशन कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्क्लोज उन्होंने किया हुआ है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज amendments have been made in regulation 69 relating to the appointment of intermediaries in case of right issue। ये intermediaries के रेगुलेशन में भी है। Issuer shall decide the issue price before determining the record date, which shall be determined in consultation with the designated stock exchange। तो वैसे अभी आपको पता होगा राइट इशू में हम प्राइस डिसाइड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट बैंकर, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। उन्होंने क्या बोला कि जब भी आप रिकॉर्ड डेट अनाउंस करोगे उससे पहले ही आपको क्या कर लेना है, प्राइस डिसाइड कर लेनी है। तो प्राइसिंग के कंसर्न में रेगुलेशन 73 जो है वो रिवाइज हो गया है। इसमें क्या करना है आपको, प्राइसिंग जो है वो पहले से ही डिसाइड कर लेनी है, रिकॉर्ड डेट से भी पहले आपको प्राइस बतानी है। और ये जो प्राइस है किसके कंसल्टेशन में डिसाइड किया जाएगा, इन कंसल्टेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ ऑफर। एवरी एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द इशूअर और एनी अदर पर्सन in relation to the issue shall be accompanied by a copy of the letter of offer। जब भी राइट इशू आएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ऑब्वियसली आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, लेटर ऑफ ऑफर एड ऑन करना पड़ेगा। अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन रेगुलेशन 77 अवेलेबिलिटी ऑफ द लेटर ऑफ ऑफर एंड द लेटर अदर इश्यूज इन केस ऑफ राइट इशू। और उसमें 77 की लैंग्वेज में क्या चेंज हो गया है, द इशूअर शैल एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द लेटर ऑफ ऑफर एंड अदर इशू मटीरियल including application forms with the stock exchange, RTI, registrar and share transfer agent, depository participant, stock broker, underwriter, banker to the issue, investor association, self-certified syndicate banks before opening of the issue. The letter of offer along with the application form shall be dispatched through the registered post, speed post, courier services or by electronic transmission to all the existing shareholders at least 3 days before the date of opening of the issue। अब सुनिए,
इसने क्या क्या बोला, जैसे पहले भी हम डिस्पैच कर ही रहे थे, वैसी सी कहानी यहाँ पे दे रखी है कि इशूअर को क्या इंश्योर करना है, जो भी लेटर ऑफ ऑफर या अदर जो भी इशू रिलेटेड मटेरियल हैं वो सारे के सारे किस किस के पास पहुंच जाने चाहिए। ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंचना चाहिए, आरटीआई, तो भी आरटीए, टीपी, स्टॉक ब्रोकर, अंडरराइटर, बैंकर्स टू द इशू, मतलब जो भी इंटरमीडियरीज है हमारे एससी एसबी वगैरह सब, इन सब के पास पहुंच जाना चाहिए। कब पहुंच जाना चाहिए? बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। एंड लेटर ऑफ ऑफर जो एप्लीकेशन के साथ है shall be dispatched through the registered post, speed post या courier services, registered post, speed post, courier services या फिर electronically to all the existing shareholders at least how many days before? 3 days before the date of opening of the issue। तो issue opening से कम 3 दिन पहले ये dispatch हो जाना चाहिए। And letter of offer shall also be provided by the issuer to existing shareholder who makes a request in this regard। और अगर कोई शेयर होल्डर डिमांड करता है कि भाई मुझे लेटर ऑफ ऑफर मिला नहीं है या कोई भी ऐसा रीजन है, तो अगर वो डिमांड करता है तो उसको भी प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन 77B के साथ यहाँ पे ये एक एड ऑन हो गया है 77B, अलॉटमेंट टू द स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स। जैसे अभी हमने स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ा था कि प्रमोटर जो है वो स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को रिनाउंस कर सकता है, ऐसे यहाँ पे स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के कंसर्न में एक रेगुलेशन एड ऑन हुआ है। For the purpose of this chapter, specific investor would mean any investor who is eligible to participate in the right issue of the issuer। अभी नया टॉपिक एड ऑन हो गया स्पेसिफिक इन्वेस्टर का, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्पेसिफिक इन्वेस्टर से हमारा क्या मतलब होगा? ऐसा इन्वेस्टर हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राइट इशू ऑफ द इशूअर, मतलब जिसको राइट इशू में पार्टिसिपेट करने का राइट है, एंड साथ ही में हुज नेम has been disclosed by the issuer in subclause 1 clause F of subregulation number 1 of regulation number 4 and whose name has been disclosed by the issuer in terms of subclause 2 of clause F of subregulation number 1 of regulation 84। तो regulation 84 के clause F subclause 1 and 2 में जिस person को यहाँ पे issuer ने identify किया है, तो application by specific investor in terms of clause A shall be made on the first day of issue opening, on the first day of issue opening before 11 AM। तो जिस भी दिन इशू ओपनिंग होगा उस इशू ओपनिंग से जैसे फर्स्ट डे वाले दिन 11 बजे से पहले पहले उसको क्या कर देना, एप्लीकेशन लगानी है। And the issuer shall disclose to the stock exchange whether such a specific investor have made the application or not for dissemination on the first day of the issue opening by 11:30। और 11:30 तक स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई इस स्पेसिफिक इन्वेस्टर ने एप्लीकेशन अभी तक लगाई है या नहीं लगाई। भाई आपने स्पेसिफिकली इन इन्वेस्टर्स को कोट किया है कि ये लोग एप्लीकेशन लगाएंगे, ये लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं, तो इनको डे 1 को ही 11 बजे तक एप्लीकेशन लगा देनी है और 11:30 तक तो इनकी रिपोर्ट भी स्टॉक एक्सचेंज को पहुंच। No withdrawal of application shall be permitted when the application by the specific investors is received in terms of clause A। और एक बार अगर उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी तो लगा दी भाई, फिर वो विड्रॉल करने का उनको परमिशन ग्रांट नहीं होगा। एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ क्लॉज B shall be made by specific investors along with the application money before the finalization of the basis of allotment। तो उनको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटली एप्लीकेशन मनी अभी लेके आनी पड़ेगी, फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट हो या नहीं हो उससे पहले उनको पेमेंट कंप्लीट करना होगा। तो ये एक नया रेगुलेशन एड ऑन हुआ है हमारा 77B, स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स। लेट्स मूव फॉर द पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। The right issue shall be kept open for subscription for such period as may be specified by the SEBI from time to time, and no withdrawal of application shall be permitted after the issue closing date। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि भाई SEBI जैसा डिसाइड करेगा उस पीरियड के लिए इशू ओपन रहेगा। Regulation 99 and 100 relating to the eligibility and issue conditions for fast track have been omitted। तो जो राइट इशू के कंसर्न में फास्ट ट्रैक वाली कंडीशंस थी वो ओमिट हो चुकी हैं। एंड द issuer shall appoint a person qualified to be company secretary as compliance officer। अगेन जो ICDR IPO के लिए compliance officer की कंडीशन थी, अगेन यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि compliance officer के लिए कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी होगा। who shall be responsible for monitoring of the compliances of the securities law and for redressal of the grievances। यहाँ पे वही eligibility criteria क्या रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी। Issuer shall appoint a person qualified to be company secretary as compliance officer who shall ensure compliance with the obligation of chapter 8 relating to the right issue of IDR। तो IDR वगैरह के लिए भी जो right issue आएगा
उसका भी सारा कंप्लाइंसेस कौन देखेगा, वही कंपनी सेक्रेटरी ही देखेगा। कंपनी सेक्रेटरी को ही यहाँ पे कंप्लाइंस बनाएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स थे हमारे ICDR के कंसर्न। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के कंसर्न में पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट रीड एंड इनवीट के कंसर्न में हम फर्दर अमेंडमेंट। चलिए, इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमारा है दैट इज व्हाट अमेंडमेंट टू द मास्टर सर्कुलर फॉर रीड एंड इनवीट। इसमें बोर्ड नॉमिनेशन राइट्स टू यूनिट होल्डर्स। तो यहाँ पे जो रीड एंड इनवीट स्पेसिफाइड जो एलिजिबल यूनिट होल्डर्स हैं उनके पास जो भी मैनेजर है, मैनेजर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने के राइट होते हैं। तो नॉमिनी डायरेक्टर कितने अपॉइंट कर सकते हैं, वो एक नॉमिनी डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इट सेज, एज पर द मास्टर सर्कुलर एलिजिबल यूनिट होल्डर्स shall be entitled to nominate only one unit holder nominee director। तो एलिजिबल जो भी यूनिट होल्डर्स होंगे वो कितने नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, वन, subject to the unit holding of such eligible unit holder exceeding the specified threshold। और जो उनकी स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड है दैट इज वैसे तो 10% है, जिनके पास नॉट लेस देन 10% यूनिट करते हैं वो लोग एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो मतलब जो उनका थ्रेशोल्ड है उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉमिनेट करने का राइट होता है। इफ द राइट टू नॉमिनेट वन और मोर डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द मैनेजर इज अवेलेबल टू एनी एंटिटी इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द मैनेजर और लेंडर ऑफ द मैनेजर। मतलब ऐसा है, जैसे आप यूनिट होल्डर हैं, एलिजिबल यूनिट होल्डर है। एलिजिबल यूनिट होल्डर मतलब आपके पास मिनिमम 10% की होल्डिंग है, तो आपके पास एज अ यूनिट होल्डर राइट आता है कि आप एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो एक तो ये राइट हो गया, प्लस साथ ही में आपके पास अदर कैपेसिटी में भी अपॉइंटमेंट के राइट आ जाते हैं, जैसे इन द कैपेसिटी ऑफ लेंडर, इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द मैनेजर। तो अगर ऐसे अगर लोग हैं तो उनके पास भी राइट आता है नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का। तो क्या बोलता है, और देन such entity in its capacity as unit holder shall not be entitled to nominate या participate in the nomination of the unit holder nominee director। तो फिर उस केस में क्योंकि you are already entitled to appoint a nominee director in other capacity, you cannot appoint nominee director in capacity as the unit holder। तो unit holder capacity में आपको nominee director appointment करने का right नहीं होगा। These circulars have relaxed the above restrictions if the right to appoint a nominee director is available in terms of Regulation 15 of Debenture Trustee Regulation 3। और अगर किसी के पास डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन के चलते हुए नॉमिनी डायरेक्टर का राइट अवेलेबल है तो उस केस में ये अबव रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल। तो मोटा मोटा इस अमेंडमेंट का जो इम्पैक्ट है वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिट होल्डर जो कितना स्टेक होल्ड करता है, मिनिमम 10% स्टेक होल्डिंग करता है इसमें, रीट में या इनवीट में, तो उसके पास मैनेजर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का राइट होता है। और अगर सेम यही पर्सन जो स्टेक होल्डर है, सेम यही पर्सन इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का राइट रखते हैं एज शेयर होल्डर या फिर लेंडर, इन दैट केस उनको नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के राइट नहीं होंगे। मतलब एक ही जगह पर अपॉइंटमेंट होंगे, से हर जगह में जाकर के डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये अमेंडमेंट। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है इसके अंदर, मास्टर सर्कुलर फॉर रीड एंड इनवीट डेटेड 15th May 24, रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स एंड टाइमलाइन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन। तो जो भी इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट वगैरह रिसीव हो रही है उनका रिव्यू कितने टाइम में करना होगा, इम्प्रूव ease of doing business related to the activities of InvIT and REIT and to align with the provisions of SEBI LODR regulation, SEBI has amended its master circular for REIT and InvIT dated 15th May 2024. It is prescribed that trustee and the board of directors, governing body of the manager shall ensure, क्या इंश्योर करना है, अब मेन मुद्दा क्या है, क्या इंश्योर, कौन कौन इंश्योर करेंगे, तो देखो ट्रस्टी है ना, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी ऑफ द मैनेजर, ये लोग क्या इंश्योर करेंगे दैट ऑल इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स आर एड्रेस्ड बाय द मैनेजर
इन टाइमली मैनर, तो जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं वो टाइमली मैनर में रिड्रेस होंगे, एंड द स्टेटमेंट शैल बी प्लेस्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी ऑफ द मैनेजर एंड ट्रस्टी फॉर रिव्यू। और साथ में जितना भी जो भी कुछ आपके स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्वार्टरली बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मैनेजर एंड ट्रस्टी के सामने प्रेजेंट होंगे, तभी तो वो रिव्यू कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे कि कितनी कंप्लेंट्स आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, कितना एड्रेसल हुआ है। इन सब कॉन्सोनेंस के लिए, इन सारे कंप्लाइंसेस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप क्या कर दीजिए, रिपोर्टिंग भी। Further provided that the statement of deviation shall also be placed before the trustee and board of directors a governing body of the manager for review। और मान लीजिए देखिए आपने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए फंड रेज किया उसमें कोई भी डेविएशन आ रहा है, कोई भी ऑल्टरेशन हो रहा है, तो वो सारे स्टेटमेंट्स भी आपको किसके सामने प्रेजेंट होंगे, गवर्निंग बॉडी ऑफ मैनेजर के सामने प्रेजेंट होंगे। Pursuant to such review, the statement shall be submitted to the stock exchange. The submission to the stock exchange shall be made along with the submission of the financial result। और जो फाइनेंशियल रिजल्ट जाएंगे उनके साथ साथ आपको ये स्टेटमेंट भी देना है। तो इस रेस्पेक्टिव सर्कुलर के हिसाब से कौन कौन सी बातें रेलेवेंट हुई, नंबर 1 एक तो ट्रस्टी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी ऑफ द मैनेजर, एक तो ग्रीवियंसेस रिड्रेसल के लिए बहुत ही टाइमली एक्टिवेट हो जाएंगे, देखेंगे टाइमली रिड्रेसल हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा वो देख रहे हैं कि इनके सामने क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्टिंग की जा रही है, क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्टिंग करने से क्या होगा, उनको रिव्यू कर पाएंगे। प्लस स्टॉक एक्सचेंज को जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिजल्ट भेजोगे तो उनके साथ साथ ये सारे रिव्यूज वगैरह भी वो भेजते हैं। नेक्स्ट है जो सर्कुलर हमारा ये आया था सितंबर 2024 में। इस रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट में क्या है, रिडक्शन ऑफ टाइमलाइन फॉर पेमेंट distribution to unit holders requiring it within 5 working days from the record date instead of 15। तो अब आपको जो भी पेमेंट करना पड़ेगा वो 5 डेज में करना है। तो पहले जो पेमेंट की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी 15 डेज की, उसको रिड्यूस करके अब कितना कर दिया गया है, 5 डेज कर दिया गया है। इट ऑल्सो मॉडिफाइज वोटिंग प्रोविजंस टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड्स बेस्ड ऑन द टोटल वोट्स कास्ट rather than the vote against, facilitating smoother unit holding meeting। प्रोविजन मैंडेट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑप्शन फॉर द मीटिंग एंड रिमोट। तो यहाँ पे भी देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले वगैरह अलाउ कर दिया है, और रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वगैरह जो जो कंपनीज एक्ट में भी आप लोग पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी इन्होंने कंपलसरी कर दी है। Additional regulations ensure that the adequate backup system, data integrity measures are in place for electronically maintained records। तो आपका प्रॉपर ऑब्वियसली कोई हैकिंग नहीं होनी चाहिए, सिस्टम एकदम सिक्योर होना चाहिए, कोई भी आकर के उसमें किसी भी तरह का इन्फ्रिंजमेंट ना कर सके। तो इस तरह की चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। प्लस जो भी डेटा वगैरह आप मेंटेन करोगे वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, एफिशिएंसी से होना चाहिए। तो एम टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी the REIT InvIT framework, aligning to with evolving market practices and stakeholders। Next जो हमारा amendment है, that is in regard of units allotted to the employee benefit trust for the purpose of unit based employee benefit scheme। तो employee benefit scheme के अंदर कोई units वगैरह allot की जा रही है तो उसके concern में ये amendment। तो क्या बोला इसने, relaxed specific lock-in and allotment requirement for units assigned to the employee benefit trust under the unit based employee benefit schemes, promoting operational ease for such trust aligning with the REIT or InvIT regulation। उन्होंने क्या बोला कि आपको जो लॉक इन के जो प्रोविजंस हैं और जो अलॉटमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ईज कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है। इंडियन REIT एसोसिएटेड भारत InvIT एसोसिएशन in consultation with SEBI shall specify the format for quarterly report and compliance certificate required to be submitted by the manager of REIT या investment manager of the InvIT to the trustee under regulation number 10 sub regulation 18A of the REIT or InvIT regulation respectively, and publish it on the website। Any further changes to the format shall be made by IRA or BIA in consultation with the SEBI प्रायर टू द इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह आएंगी, उनका अलॉटमेंट, उनका लॉक इन वगैरह, ये सारे के सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, यूनिट बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स में फ्रॉम REIT एसोसिएशन या भारत InvIT एसोसिएशन। तो REIT एसोसिएशन या भारत InvIT एसोसिएशन जो है वो लोग यहाँ पे नॉर्म्स बनाएंगे, इनके फॉर्मेट्स डिसाइड करेंगे और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे सारे डिस्क्लोजर्स वगैरह किए जाएंगे। SEBI updated the timeline requirement for distribution
by REIT or InvIT, aligning them with the recent amendments to the REIT InvIT regulation to address unclaimed distributions. Any unpaid amount will now be transferred to the escrow account termed as unpaid distribution account. और जिन जिन लोगों का अभी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट अभी तक क्लेम नहीं हुआ है, उनके पैसे को किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. SEBI wide notification amended SEBI InvIT trust regulation. की चेंजेस क्या क्या हैं इसमें? For filing independent director vacancies within investment manager, requiring prompt filing of vacancies, maintain compliances. तो ये कुछ छोटी छोटी काफी सारी चीजें इसमें चेंज हो गई. तो इसमें तो हेडिंग्स डाल रखी हैं. ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पे रीड में भी किया गया है. तो ये सिर्फ हेडिंग्स हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 11, दैट इज व्हाट AIF, रेजिंग ऑफ फंड्स, प्राइवेट फंडिंग. देखो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं अभी जो हमने देखे. इनमें कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा बातें नहीं पढ़ी हमने. तो सबसे पहले हमने ICDR में जो बोनस इशू वाला था उसका अमेंडमेंट देखा. उसके बाद अभी हम रीड इनविट वाला अमेंडमेंट देख रहे थे. चलिए अभी लेट्स मूव फॉरदर टू द रेजिंग ऑफ फंड AIF. अच्छा, अब AIF में क्या क्या अमेंडमेंट्स यहाँ पे कवर किए गए. सबसे पहला बोला इन्होंने इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ AIF. अच्छा, इन स्पीस का मतलब क्या होता है? एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक इन्होंने लिया. देखो वैसे आज तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी वाइंड अप होगी, तो कंपनी वाइंड अप होगी तो उसमें क्या किया जाएगा? लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, एसेट बेचेगा, और एसेट बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा लाइबिलिटीज़ का पे ऑफ किया जाएगा. एंड देन लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद जो भी बचा कुचा होगा वो पैसा आपस में शेयर होल्डर्स बांटेंगे. इट्स सिंपली जस्ट लाइक दैट. अच्छा, हमेशा यही होता है कि एसेट बेची जाती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, हमेशा से यही प्रोविजन चलता आ रहा है. क्योंकि ऑब्वियसली हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो वी नीड आवर मनी बैक. बट इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है? अब जैसे रीट है, रियल एस्टेट है, तो ऐसे में इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि अगर आप रियल एस्टेट को बेचने की बजाय रियल एस्टेट ही रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. तो आप क्या करने वाले हो? यहाँ पे नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन करोगे. नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है AIF, वेंचर कैपिटल्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ इन्होंने और उनकी बिजनेस जो एसेट्स है वो वहाँ पे अवेलेबल हैं. तो अगर आप चाहो तो अपनी एसेट्स को ही ले सकते हो. वैसे तो प्रैक्टिकली तो ऐसा कोई क्यों करेगा, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि यार ये एसेट बहुत अच्छी है, मुझे रखनी चाहिए, तो वो ऐसा कर सकता है. तो ये इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट ऑफ AIF, ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है. विद रिस्पेक्ट टू कैरी आउट इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्कीम AIF in terms of regulation number 29(8) of AIF regulation, it is clarified that such in-specie distribution other than aforesaid mandatory in-specie distribution shall be carried out after obtaining approval of at least 75% of the investor by value of their investment in the scheme of AIF. अब what it said, सिंपल बात बोली है, अगर आप in-specie distribution करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेनी पड़ेगी. क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल. तो पहली बात तो इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन. नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन. और जो ये नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी. कितने लोगों से अप्रूवल लेनी पड़ेगी? आपको 75% जो होल्डर्स इन वैल्यू है उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी. उसके बिना आप इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं पाओगे. फाइन है. देखो 75% ऑफ द इन्वेस्टर बाय वैल्यू. द मैनेजर, ट्रस्टी एंड KMP ऑफ AIF एंड मैनेजर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लाइंस ऑफ द प्रोविजंस. और इन सारे प्रोविजंस की कंप्लाइंस की जिम्मेदारी किन किन के ऊपर डाल दी? वही एज यूजुअल मैनेजर पे, ट्रस्टी पे, KMP पे. तो इन सब पे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सारे प्रोविजंस कंप्लाइंस करवाने होंगे. ठीक है. तो इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया. तो हम कैश में कन्वर्ट नहीं करके डायरेक्टली एसेट्स को ही क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टर्स को, यूनिट होल्डर्स को बांटेंगे. वैसे बांटना तो बहुत मुश्किल वाला काम है, कैसे करेंगे, बट समहाउ प्रोविजन डाल दिए. अच्छा, अब एक न्यू कैटेगरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है. दैट इज व्हाट माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड. नाम से समझ में आ रहा होगा माइग्रेशन. जैसे आपको अगर पता हो, सबसे पहले जो था वेंचर कैपिटल फंड हुआ करता था,
फिर वेंचर कैपिटल फंड जो रेगुलेशन था उसके बाद एक नया रेगुलेशन आया AIF रेगुलेशन, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन। तो अब जितने भी यहाँ पे वेंचर फंड्स हैं वो किस में आएंगे, AIF कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। AIF कैटेगरी 1 में आपको याद ही होगा वेंचर कैपिटल फंड्स आते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि दो टाइप के यहाँ पे फंड्स हैं, एक है जो पुराने वाला था और एक जो है नया वाला है। तो जो पुराने वाले हैं उनको अगर आप AIF में कन्वर्ट करा रहे हो तो उनको क्या बोल रहे हैं, माइग्रेशन बोल रहे हैं। माइग्रेशन मतलब कन्वर्ट कराना ऑब्वियसली। तो मीन्स अ फंड दैट वाज प्रीवियसली रजिस्टर्ड एज venture capital fund under SEBI venture capital fund regulation and subsequently registered under these regulation as a subcategory of venture capital fund under category 1 AIF। venture capital fund आपको पता ही है कैटेगरी 1 AIF के अंदर फॉल करते हैं। तो कैटेगरी 1 AIF के अंदर सब्सिक्वेंटली हमने इसको किस तरह से रजिस्टर्ड कर लिया, वेंचर कैपिटल फंड कैटेगरी 1 में हमने इसको रजिस्टर कर लिया, जबकि आप थे कौन से वाले, पुराने वाले वेंचर कैपिटल फंड वाले थे। तो अगर आप न्यू AIF में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको माइग्रेटेड बोलेंगे, है ना। द सेकेंड प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन नंबर 32 हैज बीन सब्सटीट्यूटेड विच प्रोवाइड्स दैट वेंचर कैपिटल फंड मे seek registration under these regulation as migrated venture capital fund in terms of chapter 3D within 12 months from the date of this notification। ये notification कब आया है, 11 जुलाई 2024 को आया है। तो उसका 12 महीना मतलब 2025 तक आपके पास ऑप्शन है। 11 जुलाई 2025 तक यू आर हैविंग ऑप्शन कि आप अपने आप को माइग्रेट करा सकते हो न्यू AIF कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी 1 AIF, ठीक है। After second provision, new provision added provided further that the board may specify enhanced regulatory reporting and other measures for the venture capital funds that do not seek registration as migrated venture capital fund in terms of chapter 3D। अब देखो ऐसा है, हमने 1 साल का मौका दिया, जिन जिन को शिफ्ट होना था वो हो गए, अब जो नहीं हुए तो उनके लिए क्या बोला कि SEBI जो है वो एनहेंस रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एंड मेजर्स स्पेसिफाई करेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने माइग्रेशन नहीं किया है, वो डू नॉट सीक रजिस्ट्रेशन एज माइग्रेशन। देखो नया AIF ज़्यादा रेगुलेटरी है कंपैरेटिव, तो जो पुराना वाला रेगुलेशन था कंप्लाइंसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो अभी यहाँ पे जो नए वाले प्रोविजंस हैं उनको इंश्योर करने के लिए जो जिन लोगों ने अपने आप को माइग्रेट नहीं कराया है उन पे हम स्ट्रिक्टर प्रोविजंस फॉलो करेंगे डिस्क्लोजर्स के। गॉट इट, बात समझ में आ गई। तो AIF में एक तो हमने इन स्पीस वाला पढ़ा, एक नया टॉपिक जो हमारा आया, तो ये हो गया इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड, ये एक नया कॉन्सेप्ट एड ऑन हो गया, शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस पे। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। SEBI AIF फोर्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 AIF to seek registration in category 2 AIF which does not fall in category 1 and 3। आपको याद ही होगा हम कैटेगरी 2 में क्या पढ़ते हैं, जो 1 एंड 3 में फॉल नहीं करता वो 2 में फॉल करता है। A में हमारी डिफरेंट कैटेगरी थी, SME वगैरह में तो वेंचर फंड थे या इंफ्रास्ट्रक्चर वाले थे, है ना, सरकार जिसको मोटिवेट कर रही है वो सारे फंड्स थे। 3 में हेज फंड्स हमारे आ रहे थे और 2 में कौन से आ रहे थे, जो 1 और 3 दोनों में नहीं आते वो 2 में आते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या बोला, एंड विच डज नॉट अंडरटेक लेवरेज और बोरिंग अदर देन एज परमिटेड इन दिस रेगुलेशन। तो एक वर्ड था टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ये ओमिट हो गया है। टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ये हटा दिया गया है। अब सिंपल इसने बोला कि आप क्या नहीं कर सकते, लिवरेज और बोरिंग नहीं कर सकते हो अदर देन एज परमिटेड। तो जो परमिटेड होगा उसी के लिए ले सकते हैं, और ये डे टू डे ऑपरेशन वाली कहानी ओमिट हो चुकी है। देन रेगुलेशन 13(5) हैज बीन अमेंडेड टू स्पेसिफाई द लार्ज वैल्यू फंड्स फॉर accredited investors may be permitted to extend its tenure for up to 5 years subject to the approval of 2/3 of the unit holders by value of their investment in large value fund for accredited investors। अच्छा देखो यहाँ पे लार्ज वैल्यू फंड्स जो हैं कौन से वाले, accredited इन्वेस्टर वाले पढ़े थे हमने, accredited इन्वेस्टर। अच्छा इनके कौन से, लार्ज वैल्यू फंड्स, इनको क्या परमिशन ग्रांट की गई है कि वो अपना टेन्योर एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना, 5 साल का एक्सटेंशन, 5 years। तो इनको अपना टेन्योर 5 साल से एक्सटेंड करने का परमिशन ग्रांट किया गया है, लेकिन इसके लिए कितनी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, 2/3 यूनिट होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, 2/3 इन वैल्यू।
इनकी अप्रूवल लेकर के आप क्या कर सकते हो, टाइम एक्सटेंड कर सकते हो। द अमेंडमेंट हैव बीन कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ इन रेगुलेशन नंबर 16(1)(c) relating to the investment category for category 1 AIF and regulation 17(c) relating to the investment category in 2 AIF. It provides that category 1 and category 2 shall not borrow funds or engage in any leverage. देखो ये तो हमें पता ही था कि leverage नहीं ले सकते, 1 and 2 दोनों नहीं ले सकते, for the purpose of making investment या otherwise, except for borrowing funds to meet temporary funding requirement and day-to-day operational requirements. इसका मतलब किसके लिए लोन ले सकते हैं ये लोग, दे कैन बोरो मनी फॉर टेम्परेरी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ऊपर क्या अमेंडमेंट डाला कि ऊपर बोला कि जो कैटेगरी 2 वाले लोग हैं वो जो फर्स्ट और थर्ड के अलावा हैं और जो लीवरेज नहीं लेते हैं अदर देन जो था अदर देन डे टू डे ऑपरेशन नीड्स वो ओमिट कर दिया, बाकी पूरा सेम कहानी है। और यहाँ पे जो नया रेगुलेशन बोला है उसमें क्या बोला इन्होंने कि कैटेगरी 1 एंड जो 2 है दोनों ही लिवरेज नहीं लेंगे, बोरिंग नहीं करेंगे, किस पर्पज़ के लिए, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए, है ना, इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं करेंगे, हेजिंग नहीं होती ना यहाँ पे, सिक्योर नहीं होते, रिस्की ज़्यादा होते हैं, तो आप लिवरेज नहीं लोगे, लेकिन ले सकते हो लिवरेज किसके लिए ले सकते हो, टू मीट टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स एंड डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए आप बोरिंग कर सकते हो, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। AIF 4th अमेंडमेंट क्या बोला इन्होंने, जो 6 अगस्त 2024 को आया था। SEBI wide this notification amended regulation number 13 sub regulation number 5 of SEBI AIF regulation by permitting large value funds for accredited investors to extend its tenure up to 5 years subject to the approval। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये वापस से। ये ऊपर ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि लार्ज वैल्यू फंड्स जो है वो 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वही 2/3 की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। Earlier permission could have been given for extension tenure beyond 2 years subject to the terms of contribution agreement or other funds and condition by the board। तो पहले कितने साल थे, 2 साल था, 2 साल को हटा के इन्होंने 5 साल कर दिया है। However, the extension of tenure of any existing scheme of large value fund for accredited investors shall be subject to such conditions as may be specified from time to time। तो SEBI जैसा प्रेस्क्राइब करेगा उन conditions के साथ वो क्या कर सकते हैं, अपने tenure वगैरह एक्सटेंड कर सकते हैं। Also, the investment conditions for category 1 and 2 of AIF as provided in 16 and 17 has been modified। Category 1 जो है shall not borrow directly, indirectly or engage in the leverage for the purpose of making investment or otherwise except for borrowing the need of temporary funding and day-to-day operational need for not more than 30 days and not more than 4 occasion in a year and not more than 10% of investable fund। देखो ये बाकी सारी कहानी सेम है, there is no change। ये आपको वापस से रिवाइज करके बता रहा है कि किस तरह से वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये पूरी कहानी जो है हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं, फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी कहानी यही है जो हमने अभी कवर की है, जो अमेंडमेंट अभी यहाँ पे था वही सारी बातें यहाँ पे भी कवर की उन्होंने कि तो रिवाइज स्टेटमेंट जो है। तो क्या क्या बातें हुई, सबसे पहले लार्ज वैल्यू फंड्स जो हैं क्रेडिट इन्वेस्टर वाले वो अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 साल तक का टाइम एक्सटेंशन अलाउड है, लेकिन 2/3 अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और जो कैटेगरी 1 एंड 2 है उनमें बोरिंग और लीवरेज को मना किया गया है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बोरिंग लीवरेज नहीं हो सकता, लेकिन किस पर्पज़ के लिए किया जा सकता है, ये किया जा सकता है टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जा सकता है। और बाकी वो रेस्ट ऑफ द कंडीशन सेम है कि अब साल में 4 बार मैक्सिमम कर सकते हो, है ना, और एक बार में मैक्सिमम 30 डेज के लिए कर सकते हो, 10% मैक्सिमम, वो दैट इज द सेम कंडीशन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ एंड दैट इज व्हाट गाइडलाइंस फॉर बोरिंग बाय कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 AIF एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर बाय लार्ज वैल्यू फंड्स। तो जो लार्ज वैल्यू फंड्स हैं उनके लिए क्या यहाँ पे गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की गई हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो SEBI has issued guidelines for borrowing by category 1 and category 2 AIF and maximum permissible limits for extension of tenure by large value funds in order to facilitate ease of doing business and provide operational flexibility. It has decided to allow category 1 and 2 AIF to borrow for the purpose of meeting temporary shortfall in amount called for investors for making investment in the investing company। इसको उन्होंने बोला draw down amount। दिस इज व्हाट ड्रॉ डाउन अमाउंट। देखो ये जो हमारे हैं ना कौन से वाले, लार्ज वैल्यू फंड्स, ठीक है, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर वाले, इनको एक परमिशन ग्रांट कर दी। किस बात की परमिशन ग्रांट कर दी, ड्रॉ डाउन अमाउंट लेने की। ड्रॉ डाउन अमाउंट, ड्रॉ डाउन अमाउंट किसको बोल रहा है, ये
कि भाई आपका अगर कोई टेम्प्रेरी शॉर्टफॉल पड़ गया है ना, कोई फंड्स नीड्स थी, वो फॉर अ टाइम बिंग आपके पास फंड्स कम हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लीवरेज ले सकते हैं। तो व्हाट इज सेड कि एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर बाय लार्ज वैल्यू फंड्स। तो क्या बोलना चाह रहा है ये कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए कैटेगरी 1 एंड 2 AIF क्या कर पाएंगे, बोरो कर पाएंगे, लोन ले पाएंगे। और किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं कि जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है उसको मीट आउट करने के लिए ले रहे हैं। तो ये जो शॉर्टफॉल है इसको यहाँ पे एक नामकरण दिया गया, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन अमाउंट। अब क्या प्रोविजन है, लेट्स हैव अ लुक। कैटेगरी 1 एंड 2 AIF में बोरो, अभी बोरो क्या बोलता है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए लोन ले सकते हो, है ना, ऐसा बोला था कैटेगरी 1 एंड 2 में। अब यहाँ पे लेकिन ये कौन से हैं, लार्ज वैल्यू जो है फंड्स हैं उनकी बात हो रही है। फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्टफॉल इन द ड्रॉ डाउन अमाउंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस। क्या एडिशनल कंडीशंस है, नंबर 1, if the AIF intends to borrow fund for meeting the shortfall in drawdown amount, the same shall be disclosed in the PPM of the scheme. अब what is this PPM? This is what, जो भी आप डॉक्यूमेंट इशू करोगे अपना स्कीम का, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको बताना पड़ेगा। Such borrowing shall be done only in case of emergency and as a last recourse when the investment opportunity is imminent to be closed and drawdown amount from the investor has not been received by the AIF before the date of investment. देखो ऐसा है, मतलब ये एक लास्ट रेमेडी की तरह लेना, मतलब ऐसा कि जब सारे रास्ते बंद हो गए, कहीं से फंड रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो ही उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस तरह का बोरिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप बोरिंग नहीं कर सकते, है ना। मतलब ऐसे तो बोरिंग नहीं करो तो अच्छी बात है, लेकिन अब मजबूरी आ गई, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, शॉर्टफॉल पड़ गया आपको, तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा, तो हम ठीक है बोल रहे हैं कि ले लो फिर। Best efforts by the manager to obtain the drawdown amount from the dealing investors. The amount borrowed shall not exceed 20% of the investment proposed to be made in the investee company or 10% of the investable fund of the scheme of the AIF. अब देखो कितना मैक्सिमम लिमिट दे रहा है आपको, हाउ मच परसेंटेज, अमाउंट borrowed shall not exceed how much, 20% of the investment प्रपोज टू बी मेड इन द इन्वेस्टी कंपनी। मतलब जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, AIF है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करेगा ही, तो जिस इन्वेस्टी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के मैक्सिमम 20% तक का इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मैक्सिमम 20% ही आप यहाँ पे बोरिंग कर सकते हैं। और साथ ही में ये किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, 10% ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड ऑफ द स्कीम ऑफ AIF, 10% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड, जो हमारे पास टोटल फंड अवेलेबल है वो, और 20% किसका, जहां हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका। और द कमिटमेंट पेंडिंग टू बी ड्रॉ डाउन अदर देन द इन्वेस्टर हु हैज फेल्ड टू प्रोवाइड द ड्रॉ डाउन अमाउंट विच एवर इज द लोअर। और कमिटमेंट पेंडिंग मतलब जितने लोगों ने शॉर्टफॉल कर दिया, पेमेंट नहीं किया है, तो वो वाला अमाउंट ले। तो 3 अमाउंट है विच एवर इज लोअर लेंगे। कौन कौन से 3 अमाउंट हो गए, देखो एक तो नंबर 1 हो गया हमारा, नंबर 1 दैट इज, एक तो जो आप इन्वेस्टी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टी कंपनी, इसका कितना मैक्सिमम 20%, राइट है। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई, इन्वेस्टी कंपनी का इन्वेस्टमेंट का 20%। दूसरा हुआ आपके पास जो इन्वेस्टेबल फंड्स अवेलेबल हैं, इन्वेस्टेबल फंड्स जो आपके पास अवेलेबल है उसका मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 10%, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और तीसरा जो शॉर्टफॉल किया इन्वेस्टर्स ने, शॉर्टफॉल बाय इन्वेस्टर्स, इन तीनों में से विच एवर इज लेसर जो भी अमाउंट होगा उतने अमाउंट का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बोरोइंग कर सकते हो। चल, the cost of such borrowing shall be charged only to the investors who fail to provide the drawdown amount for making the investment। अब देखो ऐसा है कि हर इन्वेस्टर की तो गलती नहीं थी, जैसे हमारे पास टोटल मान लीजिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए था, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 करोड़ में से जैसे कुछ इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पोर्शन पे कर दिया पूरा, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पोर्शन पे नहीं किया, और उनके ना पे करने की वजह से हमारे पास शॉर्टफॉल ऑफ मनी हो गया, जिसकी वजह से हमें अब लोन लेना पड़ रहा है।
तो भाई जिनकी गलती की वजह से लोन लेना पड़ रहा है उन्हीं से तो कॉस्ट बेयर कराओगे। अब मैं लोन लूँगी तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मुझे, तो इंटरेस्ट का बर्डन किस पे जाएगा? स्ट्रेट अवे उन्हीं लोगों पे जाएगा जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था, जिन्होंने अपना टाइमली पेमेंट कर दिया। उनकी क्या गलती? उनसे क्यों रिकवर करेंगे? तो क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ सच बोरिंग शैल बी चार्ज only from the investors who fail to provide the drawdown amount for making investments. The flexibility of borrowing to meet the shortfall in drawdown amount shall not be used as a means to provide different drawdown timelines to the investors. तो बेसिकली देखो भाई, यहाँ पे हम जो बोरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, शॉर्टफॉल अगर पड़ रहा है तो आप बोरिंग कर लो, ये आपको यूज़ नहीं करनी है। कैसे यूज़ नहीं करनी है? एज अ मीन्स टू प्रोवाइड डिफरेंट ड्रॉ डाउन टाइमलाइंस टू द इन्वेस्टर्स कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम से डिले करते रहो, हम लोन ले लेंगे, फिर उसके बाद जब तुम्हारा पैसा है तुम, ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। इंटेंशन एकदम क्लियर कट है। लास्ट रेमेडी होता है जब कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता और इन्वेस्टमेंट हमें करना है, शॉर्टफॉल पड़ गया है, तो ही हम इस तरह का बोरोइंग करेंगे। द मैनेजर शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स विद रेस्पेक्ट टू द अमाउंट बोरोड, terms of borrowing and repayment to all the investors of AIF on a periodic basis as per the terms of the agreement. That means full disclosure timely manner के अंदर आपको देना पड़ेगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट ड्रॉ डाउन अमाउंट का इंसर्ट किया गया। अगेन देखो नया टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है। For the all category 1 and 2 AIF shall maintain 30 days cooling off period between two borrowing periods as permissible अंडर AIF रेगुलेशन। मतलब एक अगर आप बोरिंग किया है तो दूसरा सब्सिक्वेंट बोरिंग कम से कम 30 दिन बाद ही हो सकता है। तो वन लोन से सब्सिक्वेंट सेकेंड लोन के बीच में 30 डेज का टाइम गैप होना चाहिए। द कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 30 डेज शैल बी कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरिंग। ऑब्वियसली अगर फर्स्ट लोन चल रहा है तो फर्स्ट लोन चल ही रहा है ना। जब तक फर्स्ट लोन रीपेमेंट नहीं हो जाता तो वो पीरियड फर्स्ट लोन का खत्म नहीं होगा। तो फर्स्ट लोन का अगर लोन पूरा कंप्लीटली सेटल हो गया है उसके 30 दिन बाद ही आप सब्सिक्वेंट लोन ले पाओगे, उससे पहले नहीं ले सकते। विद रिगार्ड टू द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर बाय लार्ज वैल्यू फंड्स, एग्जिस्टिंग large value funds scheme who have not disclosed definite period of extension in their tenure in the PPM या फिर whose period of extension in tenure is beyond the permissible 5 years shall align the period of extension in tenure with the amendment requirement within 3 years from the date of this circular। तो what it said, देखो ऐसा है। पहली बात, यहाँ पे जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट थी ना एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर की 5 साल वाली जो हमने पढ़ी थी बाय लार्ज वैल्यू फंड्स, तो एग्जिस्टिंग जो लार्ज वैल्यू फंड जो ऑलरेडी लार्ज वैल्यू फंड्स हैं who have not disclosed definite period of extension in their tenure, जिन्होंने पहले से बताया नहीं था कि हम कितने पीरियड के लिए एक्सटेंशन करेंगे, उनका टेन्योर फिक्स नहीं है अभी तक, या whose period of extension is beyond the permissible 5 years, जिन्होंने एक्सटेंशन पीरियड 5 साल से ज़्यादा डाल रखा है जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है, shall align, उनको अपना एक्सटेंशन पीरियड को ठीक करना पड़ेगा, the period of extension in tenure with the amended requirements within how many 3 months from the date of circular। तो सर्कुलर के 3 महीने के अंदर 3 months के अंदर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा कि जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट इशू किया हुआ था उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपका टेन्योर कुछ और लिखा हुआ था तो उस टेन्योर को आप करेक्ट कर लीजिए और करेक्ट करने के बाद उसको अलाइन कर लीजिए एज पर 5 साल वाला प्रोविजन। फाइन। सच large value fund scheme shall update their revised period of extension in tenure in the quarterly report, और quarterly report में भी disclosure डालना पड़ेगा इसका। While realigning the period of extension in the tenure, large value fund schemes shall have the flexibility to revise their original tenure subject to the consent of all the investors of the scheme, and such large value fund scheme shall submit an undertaking to the SEBI on or before November 18, 2024 stating that consent of all investors of the scheme has been obtained for revising the ओरिजिनल टेन्योर। अब जो एग्जिस्टिंग जो हमारे लार्ज वैल्यू फंड्स हैं उनको एक ऑप्शन दिया गया कि तुम्हारा जो ओरिजिनल टेन्योर स्कीम है उसको आप रिवाइज कर लो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द होल्डर्स, ताकि ओरिजिनल चेंज हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका एक्सटेंडेड पीरियड है वो 5 साल वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है, आपको रिवाइज करना है, अपना रीअलाइन करना है एग्जिस्टिंग पीरियड को, तो सारे यूनिट होल्डर्स की 100% कंसेंट लेनी पड़ेगी। फाइन। तो अभी हमने AIF में जो कंडीशंस देखी किसकी, दैट इज व्हाट ड्रॉ डाउन अमाउंट के कंसर्न में, कि अगर ड्रॉ डाउन अमाउंट के लिए आप लोन ले रहे हैं, जो शॉर्टफॉल हो गया उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशंस हैं जो मीट आउट करनी पड़ेगी, कितना लोन ले सकते हैं, और साथ ही में उसका जो पर्पस है कूलिंग ऑफ वगैरह ये सब कुछ हमने देखा। अच्छा, साथ ही में इसने बोला कि अगर आप जो पहले से आपका एक्सटेंशन पीरियड है
वो ज़्यादा हैं तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर रेगुलेशन के आने के। वैसे वो टाइम पीरियड ऑलरेडी जा चुका है, नवंबर 2024 में बोला था, तो नवंबर के बाद 3 महीने तो ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं। और साथ ही में इसने बोला कि जो एग्जिस्टिंग जो है लार्ज वैल्यू फंड्स, अगर उनको अपना एग्जिस्टिंग पीरियड रीअलाइन करना है तो उस केस में उसको 100% कंसेंट लेनी पड़ेगी। चलिए, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ड्यू डिलिजेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द AIF। तो यहाँ पे कुछ ड्यू डिलिजेंस के कंसर्न में बताया कि क्या क्या ड्यू डिलिजेंस वगैरह करने पड़ेंगे। ये सारी बातें थी नहीं, ये नई बातें एड ऑन की गई हैं, अक्टूबर 2024 में एक नया अमेंडमेंट आया है। तो व्हाट इट सेड, SEBI wide the circular issued guidelines on the specific due diligence as per the regulation 20 sub regulation number 20 of SEBI AIF regulation 2012, requiring AIF managers of AIF, their KMPs to exercise specific due diligence with respect to their investors and investments to prevent facilitation of circumvention of such law as may be specified by the SEBI। तो ऑब्वियसली मेन इंटेंशन डीडी का यही होता है कि लॉ का वायलेशन ना हो, लॉ का कंप्लाइंसेस हम करें। तो उस लॉ के कंप्लाइंसेस को इंश्योर करते हुए यहाँ पे डीडी के कंसर्न में एक यहाँ पे नोटिफिकेशन लगाया गया है। तो क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में था, नंबर 1, इन्वेस्टर्स अवेलिंग बेनिफिट्स डेजिग्नेटेड एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या QBs थ्रू AIF। तो एवरी scheme of AIF which has an investor or investors belonging to the same group and such investors contributes 50% or more of the corpus of the scheme, तो उनके लिए क्या है, necessary due diligence as per the implementation standards formulated by the standard setting forum of AIF shall be carried out। अब देखो सुनो, पहली बात तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल किन पे हुआ, एवरी स्कीम ऑफ AIF, मतलब ऐसे AIF की कोई भी स्कीम हो जिसमें हैज़ एन इन्वेस्टर या इन्वेस्टर्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, ऐसे AIF जिसमें क्या है, इन्वेस्टर्स सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड सच इन्वेस्टर या इन्वेस्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% और मोर टू द कॉर्पस ऑफ द स्कीम। और ये इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो सेम ग्रुप के हैं वो लोग 50% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहली बात तो इन्वेस्टर्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप वाले लोग हैं, ऐसा AIF है। और उस AIF में क्या हुआ है, सच इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टर सेम ग्रुप वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 50% और मोर टू द कॉर्पस ऑफ द स्कीम। तो ऐसा अगर AIF है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं इन्वेस्टर सेम ग्रुप वाले लोग हैं, 50% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको कंपल्सरीली ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ेगा, कंपल्सरीली ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ेगा एज पर द इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स। किसके हिसाब से, इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स जो किसने बनाए हैं, SFA ने, सेटिंग फोरम ऑफ AIF, सेटिंग फोरम ऑफ AIF। तो शैल बी कैरिड आउट प्रायर टू, अब कब कब करना है, प्रायर टू availing benefits available to the QIBs under ICDR regulation and other regulation formulated by the SEBI। तो अगर आपको ICDR के अंदर कोई भी बेनिफिट्स अवेल करने हैं QIBs के, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ेगा। मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी रसीट्स, सिक्योरिटी रसीट्स ये वर्ड आपने सुना होगा सरफासी के अंदर, बाय द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या अवेलिंग बेनिफिट्स एज QBs क्वालिफाइड बायर्स अंडर द सरफासी एक्ट। तो अगर आप सरफासी एक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी रसीट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ICDR में एज अ QIB इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ के बेनिफिट्स लेते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, SFA का प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ेगा। SFA क्या हुआ, सेटिंग फोरम फॉर AIF, सेटिंग फोरम फॉर AIF। और क्या कर रहा है यहाँ पे, इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए, इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी किस पे हुआ, ये वाला प्रोविजन उन AIFs पे हुआ जिनमें क्या है, इन्वेस्टर और बिलोंगिंग टू द इन्वेस्टर ग्रुप, जो कौन है, QIBs QBs हैं और जो क्या कर रहे हैं, 50% से ज़्यादा का, 50% और मोर का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस में कर रहे हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स अगर हैं AIF में तो उनको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, लेट्स मूव फर्दर। RBI regulated lenders entities evergreening their stressed loan assets through the AIF। पहली बात तो एप्लीकेबिलिटी किस पे है, एवरी स्कीम ऑफ एन AIF, एवरी स्कीम ऑफ AIF किसके,
whose manager sponsor is an entity regulated by the RBI। भाई ऐसा है, अगर कोई AIF है जिसका स्पॉन्सर या मैनेजर ऐसी एंटिटी है, जैसे लेट्स से बैंक है ना, तो बैंक किससे रेगुलेट होता है? RBI से रेगुलेट होता है। ऐसी एंटिटी मैनेजर या स्पॉन्सर है एंड दैट हैज़ इन्वेस्टर्स रेगुलेटेड बाय RBI who individually या along with investors of the same group contributes 25% or more to the corpus of the scheme, is an associate of the manager or sponsor of the AIF, or by itself or through its representatives nominee has majority या veto या voting over decisions of the investment committee set up by the manager to approve investment decisions of the scheme। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले ये जो रेगुलेशन आया है वो किस पे एप्लीकेबल होगा। नंबर 1, SIIF जिसमें कौन है स्पॉन्सर और मैनेजर कौन है? जो रेगुलेट हो रहा है बाय द RBI। ऐसी एंटिटी है जो रेगुलेट हो रहा है किससे? RBI से। ठीक है, एक तो पहली कंडीशन एकदम सिंपल है। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, दैट हैज इन्वेस्टर्स। कैसे इन्वेस्टर्स हैं? हु आर रेगुलेटेड बाय द RBI। क्या है? रेगुलेटेड बाय द RBI, मतलब इन्वेस्टर्स रेगुलेटेड बाय RBI हैं। ऊपर क्या था? मैनेजर स्पॉन्सर जो है वो RBI से रेगुलेट हो रही एंटिटी है, और दूसरा क्या बोला? इन्वेस्टर्स कौन है? वो एंटिटी जो RBI से रेगुलेट हो रहे हैं, प्लस who इंडिविजुअली या अलॉन्ग विद इन्वेस्टर्स ऑफ द सेम ग्रुप, मतलब या तो खुद से अकेले से या अपने जैसे लोगों के साथ मिल करके कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 25% और मोर ऑफ द कॉर्पस ऑफ द स्कीम। जैसे ऊपर वाले में था 50% और मोर, यहाँ पे कितना है? 25% और मोर है। तो 25% और मोर ऑफ द कॉर्पस एंड इज एन एसोसिएट ऑफ द मैनेजर या स्पॉन्सर ऑफ द AIF, या फिर वो क्या है? AIF के मैनेजर या स्पॉन्सर के एसोसिएट है ना। AIF के मैनेजर या स्पॉन्सर के एसोसिएट हैं, या फिर खुद से बाय इटसेल्फ और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के या नॉमिनी के थ्रू क्या है उनके पास? मेजॉरिटी या वीटो पावर है इन द वोटिंग ओवर डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कमिटी सेट अप बाय द मैनेजर टू अप्रूव इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स जो रखते हैं, ऐसे एंटिटीज हैं। तो AIF में सबसे पहली बात तो क्या हुई? एक तो RBI से रेगुलेटेड जो भी एंटिटी है वो उसके कौन है? मैनेजर या स्पॉन्सर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोली कि भाई आपके जो इन्वेस्टर्स है ना वो RBI से रेगुलेट होते हैं, और उसमें इसने कंडीशंस बताई हमें 3। पहली कंडीशन क्या बताई कि भाई या तो वो अकेले या अपने से लोगों के साथ मिल करके 25% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे लोग हो गए, या फिर कौन है? वो AIF के स्पॉन्सर या मैनेजर जो भी है उसके एसोसिएट है। स्पॉन्सर मैनेजर के कौन है? एसोसिएट है, या फिर खुद से या अपने रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी के साथ मिला करके वीटो पावर रखते हैं, वोटिंग राइट रखते हैं, है ना। तो इस तरह के जो भी लोग हैं उन पे ये एप्लीकेबिलिटी आ गई है। तो अब क्या कंप्लाइंस करना है? नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। वही एज पर द इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय द SFA शैल बी कैरिड आउट। वही नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस है। इफ एन इन्वेस्टर ऑफ द स्कीम इज एन AIF or fund set up outside India or in international financial service centers in India, then the criteria check for the investors regulated by the RBI shall be carried out on a look through basis। अब भाई ऐसा है, अगर आप इंडिया में नहीं हैं, कहाँ है इन्वेस्टर्स? कौन सा है? बाहर का, आउटसाइड इंडिया का है, या IFSC जो है सेंटर्स जिसको भी हम एक आउटसाइड लोकेशन ही मानते हैं, तो उनमें जो भी क्राइटेरिया है, रेगुलेशन जो है वो कैसे बेसिस पे होगा? लुक थ्रू बेसिस पे होगा। And the manager shall ensure that the scheme does not make any investment that would lead to the RBI regulated lender या entity acquiring the holding of interest or exposure in the investee company indirectly that they are not permitted to acquire or hold directly। मतलब ऐसी चीज़ें वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वैसा वो कोई भी काम इनडायरेक्टली भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह का यहाँ पे मैनेजर को इंश्योर करना होगा। तो क्या बातें हुई? एक तो नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस देखेंगे भी, है ना। अगर आपका जो एंटिटी है वो कहाँ है? भाई आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, या IFSC जो सेंटर्स हैं वहाँ पे सिचुएटेड है, तो उस केस में क्या देखना पड़ेगा? जो भी क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया चेक होगा जो भी इन्वेस्टर्स का, तो वो क्राइटेरिया चेक लुक थ्रू बेसिस पे होगा, ठीक है। एंड तीसरा क्या बोल रहा है कि ऐसा है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो आप डायरेक्टली अलाउड नहीं है कुछ काम को करने के लिए, तो आप क्या करें? चैनल घुमा के इनडायरेक्टली करने का ट्राई कर रहे हो, तो मैनेजर ये इंश्योर करेगा कि आप इनडायरेक्टली भी वो काम नहीं करें। करेक्ट? तो ये यहाँ पे कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं। चलिए, अब कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू सेटिस्फाई द DD चेक्स स्पेसिफाइड बाय द SFA।
स्कीम्स फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ प्रोविजंस डिस्कस इन पैराग्राफ ए एंड बी, जो अभी हमने दो बातें पढ़ी कि भाई आप दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं जिनको यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ेगा, shall proceed with the proposed investment in accordance with the respective implementation standards as formulated by the SFA. If the proposed investment does not satisfy the DD checks, then अब देखो हमें DD कराना पड़ेगा SFA का। अब अगर नहीं कराएं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या राइज होंगे। नंबर 1, either such investor या investors group shall be excluded from the investment subject to the necessary disclosure, तो भाई आपको इन्वेस्टमेंट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और द इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी मेड, दूसरा इन्वेस्टमेंट ही करने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे अगर आप स्टैंडर्ड्स, जो इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स हैं एसएफए के, वो फॉलो नहीं करते हैं। या तो आपको इन्वेस्टमेंट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा या आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द स्कीम एज ऑन द डेट ऑफ सर्कुलर। तो अब नेक्स्ट जो है किसके कंसर्न में बात कर रहा है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द स्कीम एज ऑन द डेट ऑफ सर्कुलर। तो ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट होल्ड किए हुए हैं उनका क्या होगा। भाई ये तो नई बात हो गई कि नई बात आ गई तो अब ये काम कर लेना, अब जो पहले से ही होल्ड कर रखे हैं उनका क्या करें। फॉर स्कीम्स फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ द प्रोविजन डिस्कस इन पैरा ए एंड बी हेयर अबव, डीडी चेक्स और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एज पर द इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड। तो भैया ऐसा है कि अगर आपने पहले भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो भी आपको डीडी तो कराना पड़ेगा, है ना। बेसिस द ड्यूटी चेक्स फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, any existing investment not satisfying the DD checks, details of such investments to be reported to the custodian of AIF on or before 7th April 2025 in the format specified in the annexure A of the circular। और जिन्होंने भी ये इस तरह का DD नहीं करवाया तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कस्टोडियन को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कस्टोडियन को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। All listing investments satisfy the DD checks, the manager of the AIF shall submit an undertaking to the effect टू द कस्टोडियन, और जो मैनेजर है वो कस्टोडियन को क्या करेगा, डिक्लेरेशन देगा कि भाई हमने सारे कंप्लाइंसेस कर लिए इस तरह से। एंड कस्टोडियन शैल कंपाइल द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन पैराग्राफ ए एंड बी एंड फर्निश द सेम टू द सैबी, और साथ ही में ये सैबी को फर्निश कर दिया जाएगा 7 मई 2025। ये शॉर्ट टर्म का फॉर टाइमिंग प्रोविजन है जिसमें अगर आप एग्जिस्टिंग है तो आपको वो इम्प्लीमेंटेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आप इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कस्टोडियन को रिपोर्ट करो, उसकी डेट मेंशन कर दी है 7 अप्रैल। अब डेट्स तो ये 7 अप्रैल, और साथ ही में जो भी आपने सेटिस्फाई किया कंडीशन वो आप बता दो कि भाई हमने सब कुछ जो है वो फॉलो कर लिया है। अब जो नहीं किया था वो बता दो, जो कर लिया वो बता दो, और फिर उसके बाद में जो कस्टोडियन है, कस्टोडियन के बाद रिपोर्टिंग आ गई है। अब कस्टोडियन जो करेगा ये दोनों जो भी आपने सब पैराग्राफ्स में इन्फॉर्मेशन दी थी उनको कंपाइल करेगा, कंपाइल करके किसको इन्फॉर्म कर देगा, सैबी को इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। कब, मई में। अप्रैल तक तो आपने कस्टोडियन को बताया था और कस्टोडियन क्या करेगा, मई तक सैबी को इन्फॉर्म कर देगा। चलो अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विद द इंडिया थ्रू द AIF। तो अगर जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर्स जुड़ी हुई हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, ये सारी लैंड बॉर्डर्स, बांग्लादेश, तो लैंड बॉर्डर से हमारे जुड़े हुए हैं। तो फॉर एवरी स्कीम ऑफ द AIF where 50% or more of the corpus of the scheme is contributed by the investors who are citizens of and are from situated in a country which shares the land border with the India। तो ऐसा AIF जिसमें उन इन्वेस्टर्स ने फंड इन्वेस्टमेंट किया है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, उन कंट्रीज़ के सिटीजन्स ने, या फिर हु इज़ बेनिफिशियल ओनर एज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ रूल नंबर 9 of the prevention of money laundering rules are citizens and situated in the country which shares the land border with the India। तो ये स्पेसिफिकली उन्हीं AIFs के लिए प्रोविजन है जिनमें इन्वेस्टमेंट का 50% और मोर किन लोगों से आया है, जो हमारे लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, या तो उनके सिटीजन से आया है या फिर उनके बेनिफिशियल ओनर से आया है ना। कंप्लाइंस क्या करना है, necessary due diligence as per the implementation standards formulated by the SFA shall be carried out। अगेन यहाँ पे भी जो इनके necessary implementation standards हैं SFA के वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और कब shall be carried out prior to the making of investment। क्योंकि कल को पता चला भाई कि वो लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, पता नहीं किस काम से, उनका क्या इंटेंशन है, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे, क्या टेररिस्ट एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं, पता नहीं कुछ भी इनका पर्पस हो सकता है, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। तो इसलिए पहले से ही आपको प्रायर इन्वेस्टमेंट आपको SFA का इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अपॉन कैरिंग आउट द नेसेसरी DD सच स्कीम
शैल रिपोर्ट डिटेल्स ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, विच वुड रिजल्ट इन द स्कीम होल्डिंग 10% और मोर ऑफ द इक्विटी लिंक्ड या इन्वेस्ट इशूज बाय द इन्वेस्टिंग कंपनी टू इट्स कस्टोडियन विद इन 30 days ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्मेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द SFA। अब सुनो, DD हो गया, अब क्या करो, रिपोर्ट इन डिटेल्स। कौन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टिंग कंपनी में कितना परसेंट, 10% और मोर, या तो इक्विटी या इक्विटी लिंक सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट करने के 30 days के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म करना है, कस्टोडियन को, और फॉर्मेट क्या रहेगा, वही SFA जो प्रिस्क्राइब करेगा। एंड कस्टोडियन शैल कंपाइल सच इन्फॉर्मेशन रिसीव ऑन अ मंथली बेसिस एंड रिपोर्ट SEBI विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, और हर महीने के एंड के 10 दिन के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म कर देगा, SEBI को भेज देगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग कंप्लाइंस बोल दिया कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर किसी इन्वेस्टिंग कंपनी में आपने 10% या उससे ज़्यादा का इक्विटी या इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टोडियन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 30 days के अंदर अंदर। कहाँ से, इन्वेस्टमेंट से। और फिर जैसे आपने कस्टोडियन को बता दिया, तो कस्टोडियन किसको बताएगा, SEBI को बता देगा। For such schemes shall also report to the custodian on or before 7th April 2025 in a format specified details of their existing investments where the scheme holds 10% or more of the equity or equity linked instruments जो हैं by the investing company. The custodian shall compile and share the information of the SEBI on or before 7th May 2025. तो existing भी अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो भी कस्टोडियन को बताया जाएगा, और कस्टोडियन किसको इन्फॉर्म कर देगा, SEBI को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये किसके कंसर्न में हुआ, ये एक स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो SFA ने बताए हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। तो डिफरेंट एप्लीकेबिलिटीज़ हैं अलग अलग एंटिटीज़ के ऊपर, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे एड ऑन किया गया है। ठीक है, करेक्ट। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा है दिसंबर 2024 का, दैट इज व्हाट प्रो राटा एंड पारी पासु राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ द। देखो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि हमेशा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबके कैसे राइट होते हैं, प्रो राटा एंड पारी पासु होते हैं। इसके कंसर्न में क्या अमेंडमेंट आया है, SEBI has specified the requirement of maintaining investors' right pro rata to their commitment to the scheme. That means जितना उनका कमिटमेंट है उसी के हिसाब से उनके क्या रहेंगे राइट, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसके हिसाब से राइट्स। Shall not be applicable to an investment of a scheme and distribution of proceeds of the investment to the extent an investor has been excused या excluded from participating in the said investment, or an investor has defaulted on providing his or her pro rata contribution for the said investment. So it's just like that, just simply हम कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ते हैं कि जिसने कॉल मनी पे नहीं की होगी, अरियर किया होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि उनको उस पर्टिकुलर शेयर्स पे उनके राइट्स नहीं मिल पाएंगे, है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पे भी कुछ बोला इन्होंने कि पहले तो ये था कि प्रो राटा राइट सबको मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने कॉन्ट्रीब्यूशन डिफॉल्ट किया, वैसे तो प्रो राटा राइट होता ही है, but in case of default आपको प्रो राटा राइट नहीं मिले, राइट। Further, the requirement of maintaining pro rata rights of investors in distribution of proceeds of investment of the scheme shall not be applicable to the extent returns या profits on the investment is shared by an investor with the manager or sponsor of the AIF in terms of contribution agreement executed between them. अब देखो इसने क्या बोला कि यहाँ पे फर्दर एक और कंडीशन इम्पोज की गई है। क्या इम्पोज की गई है कि रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग प्रो राटा राइट्स किसके कंसर्न में, ऑफ द इन्वेस्टर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अ स्कीम। देखिए AIF में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, क्या होता है, जितना इन्वेस्टमेंट करता है उस प्रोपोर्शन में उसको रिटर्न मिलता है। अब उसको वो जो रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न में भी प्रो राटा एप्लीकेबल नहीं होगा, शैल नॉट बी एप्लीकेबल। किस केस में, टू द एक्सटेंट रिटर्न या प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट इज शेयर्ड बाय एन इन्वेस्टर विद द मैनेजर या स्पॉन्सर ऑफ द AIF इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट हुआ हुआ है, उस कॉन्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट के चलते हुए इनके बीच में ऑलरेडी डिसाइड हुआ हुआ है कि इसका हिस्सा जो है इतना शेयर किसको मिलेगा, मैनेजर को या स्पॉन्सर को मिलेगा। तो डेफिनेट सी बात है अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट है एज पर अग्रीमेंट
तो अगर कोई अग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हुआ है तो उसके चलते हुए इनको राइट्स कम मिलेंगे, तो डेफिनेटली कम मिलेंगे, है ना। SEBI has also decided that the standard setting forum for AIF shall, in consultation with SEBI, formulate the implementation standards for compliance with the provisions of pari passu rights। तो यहाँ पे pari passu rights को implement कराने के लिए SEBI ने किसको अपॉइंट किया गया है, स्टैंडर्ड सेटिंग फोरम। तो एक फोरम सेटअप किया गया है जिससे क्या होगा कि सबके साथ सेम बिहेवियर किया जा सके। एंड rights of investors of AIF prescribing the positive list of specified differential right that may be offered by the AIF। मतलब किस किस केसेस में उनके differential rights हो सकते हैं, उनकी लिस्ट ये फोरम बताएगा। This list may be reviewed and updated by the standard setting forum whenever necessary in consultation with the SEBI। तो ये जो हमारा फोरम है ये जब जब चाहे SEBI की कंसल्टेशन में इस लिस्ट को रिव्यू कर सकता है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रही है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम अलग अलग डिफरेंशियल राइट लोगों को दें, तो उसके लिए फोरम क्या कर सकता है, एक लिस्ट बना सकता है और उस लिस्ट में बता सकता है ये डिफरेंशियल राइट्स आप दे सकते हो, और ये जो डिफरेंशियल राइट्स हैं इनको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाएगा, और किसके कंसल्टेशन में, SEBI की कंसल्टेशन में। फाइन। द मैनेजर ऑफ द AIF shall report the details of differential right which do not fall under the implementation standards formulated by the SFA to SEBI in prescribed format and shall immediately terminate, discontinue those differential rights which are ascertained to be affecting the rights of other investors। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले बात देखो, वैसे इन जनरल AIF में क्या है, सारे इन्वेस्टर्स को प्रोराटा राइट मिलते हैं, ठीक है भाई। अब इसका एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि प्रोराटा राइट्स नहीं मिलेंगे जब आपने डिफॉल्ट किया हुआ होगा या कोई अग्रीमेंट फ्रेम किया होगा। अब डिफरेंशियल राइट्स के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं, उसके लिए क्या फोरम बना दिया गया है ना। अब वो फोरम क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा, लिस्ट बना करके उसको प्रेस करेगा ये ग्राउंड्स पे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और उसको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है इन कंसल्टेशन विद द SEBI। एंड द मैनेजर ऑफ AIF शैल रिपोर्ट the details of differential rights which do not fall under the implementation standard। अब भाई ऐसा है, हमने बोला कि ये लिस्ट है, ये SFA ने लिस्ट दी है, ये डिफरेंशियल राइट्स आप फॉलो कर सकते हो, इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकते। लेकिन अगर बाई चांस इसके बियॉन्ड कोई डिफरेंशियल राइट्स हो गए हैं तो जो AIF का मैनेजर है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है to the SEBI in the prescribed format and shall immediately terminate या discontinue those differential right। और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, immediately आपको बंद करना पड़ेगा which are ascertained to be affecting the rights of other investors। I hope ये बात समझ में आ गई है। तो इसका मतलब वैसे तो सबको प्रोराटा ही रखना है ना, यही रखना है, और कुछ एक्सेप्शंस में प्रोराटा रखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल अलाउड होगा। एक्सेप्शंस के केसेस में डिफरेंशियल अलाउड होगा। ये एक्सेप्शंस कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है, SFA प्रिस्क्राइब कर रहा है। और अगर इसके बियॉन्ड कोई डिफरेंशियल अलाउ आपने किया है तो नोटिफाई करना पड़ेगा SEBI को, एंड देन इन डिफरेंसेस को इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, है ना। ये सारी कंडीशन। Further, large value funds for accredited investors whose private placement memorandum are filed with the SEBI for launch of scheme post to the date of issuance of this circular may avail exemption from the requirement of maintaining pari passu rights among investors by making appropriate disclosures in the memorandum and obtaining undertaking from the accredited investors। तो यहाँ पे किसको exemption दे दिया भाई, large value funds को। large value funds है और किसके लिए, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए, जिनका प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम फाइल कब हुआ था, पोस्ट द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस सर्कुलर। इस सर्कुलर के बाद जिनका प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम आ रहा है तो उनको बोला भैया तुम ना डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तुम्हारे पे सब एग्जाम्पशन है। वैसे भी हमने लार्ज वैल्यू फंड्स के लिए बहुत सारे एग्जाम्पशंस पढ़े हैं, तो यहाँ पे बोलता है बेटा तुम्हारे लिए एग्जाम्पशन है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे सिर्फ डिस्क्लोजर दे दो। क्या दे दो, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर दे दोगे, बात खत्म। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड्स एज कैटेगरी 1 AIF। तो ये भी दिसंबर 24 का ये हमारा अमेंडमेंट है। तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड्स हैज बीन सेट अप अंडर चैप्टर 3C of SEBI AIF रेगुलेशन 2012 to act as a
backstop facility for purchase of investment grade corporate debt securities to instill confidence amongst the participants in the corporate debt market during times of stress and generally enhance secondary market liquidity by creating a permanent institution framework for activation in times of market stress. तो बेसिकली ये कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड जो है, इसको सबसे पहली बात कैटेगरी 1 एआईएफ में यहाँ पे फॉल कराया जा रहा है। मेन पर्पस क्या है कि अगर मार्केट में अगर बहुत स्ट्रेस्ड है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में यहाँ पे क्या किया जा सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डेवलप किया जा सकता है। तो सेबी ने क्या किया है, रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन टू प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड्स under one of the defined categories of AIF, while a separate framework has been laid down for this under Chapter 3C of Regulation 19 of AIF. The fund has been set up with the broader economic objective of development of corporate bond market inter alia to act as a backstop facility during the times of market stress. इस पूरी रामकथा में दो बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एक तो ये जो है AIF कैटेगरी 1 में फॉल करेगा, एक तो ये बात है ना। दूसरी बात क्या हो गई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेस्ड मार्केट कंडीशंस में यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। मार्केट स्ट्रेस के टाइम पे क्या करना है, बैकस्टॉप फैसिलिटी, बैकस्टॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। अब देखो उसने क्या प्रोवाइड किया आगे, SEBI AIF Amendment Regulation 2025 notification. So SEBI has notified AIF Amendment Regulation 25 which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. तो obviously हमें पता ही है कब, जिस दिन Official Gazette में पब्लिश होता है तभी नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होता है। क्या बोला है वो देख लो, Category 2 AIF shall invest in investee companies or in the units of Category 1 or Category 2 AIF as may be disclosed in the placement memorandum. Category 2 AIF shall invest primarily in unlisted securities. तो ये जो हमारा क्लॉज है रेगुलेशन नंबर 17A, जो 17A को आपको अमेंड करना है, उसकी जगह पे ये वाला क्लॉज आपको रीड करना है रेगुलेशन 17 में। तो कैटेगरी 2 AIF इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस हमने पढ़ी थी, कैटेगरी 2 AIF की कंडीशंस, उसमें आपको ये अमेंडमेंट करना है कि अब कैटेगरी 2 इन्वेस्टमेंट कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कंपनी और इन द यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AIF as may be disclosed in the placement memorandum. चलिए चैप्टर नंबर 13 पे पढ़ते हैं हम लोग, IFSCA। देखिए IFSCA में मोस्टली सारे अमेंडमेंट्स जो आपको ICSI ने नोटिफाई किए पुराने ही हैं, जैसे पहले भी पुराने अमेंडमेंट 24 वाले काफी दे रखे हैं, तो दे आर नॉट दैट मच रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो 2024 वाले अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर्ड है वैसे भी, तो ये हमें नहीं करना है, पूरा 2024 का अमेंडमेंट है ये, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये हमें नहीं करना है। चलिए ये हो गया है। अब ये सारा पुराना अमेंडमेंट ही है। ये क्लास एक अमेंडमेंट दे रखा है, ट्रांजिशन टू IFSCA रेगुलेशन 2025। तो बेसिकली जो पुरानी रेगुलेशन 2022 थी उसको रिपील करके एक नई रेगुलेशन 2025 आई है। इसमें कुछ की चेंजेस हैं, जैसे कि इन्होंने वैलिडिटी पीरियड को 12 मंथ्स कर दिया है, 6 महीने से। तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम आया करते थे, प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम, उनमें जो वैलिडिटी पीरियड था, वैलिडिटी पीरियड, तो उसको 6 मंथ से इंक्रीज करके 12 मंथ्स कर दिया है। एग्जैक्टली मिनिमम कॉर्पस रिक्वायरमेंट को उन्होंने चेंज कर दिया है। जो मिनिमम कॉर्पस पहले 5 मिलियन हुआ करता था, अब उसको रिड्यूस करके सिर्फ 3 मिलियन इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। तो ये कैपिटल कॉर्पस में चेंजेस हो गया है। देन उसके बाद उन्होंने बोला स्कीम रिकॉर्डेड एक्सटेंडेड अंडर द 2022 रेगुलेशंस as on 19 February 2025 may operate under the new regime, और इवन जो पुरानी स्कीम्स हैं उनको बोला गया है कि वो न्यू regime के अंदर कंटिन्यू कर सकती हैं। A one-time opportunity is being offered to the fund management entities to seek an extension of the PPM of venture capital scheme and restricted schemes whose validity has expired before February 19। तो जिनका पीरियड एक्सपायर हो चुका है उनको यहाँ पे टाइम एक्सटेंशन का भी यहाँ पे एक वन टाइम इन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। वन टाइम विंडो अलाउज एक्सपायर्ड PPM टू रीफाइल विद इन 3 मंथ्स। तो उनको कितना टाइम फ्रेम दिया है वापस से एक्सटेंशन के लिए, 3 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने में आप वापस से स्कीम को रीफाइल कर सकते हैं। नो प्रोसेसिंग फीस इज रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग
प्रमोटेड बाय द रेगुलेटरी चेंजेस और अथॉरिटी एक्शन। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट जो है ये आपको IFSCA में पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम डेट एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। तो ये भी हमारा नॉन कन्वर्टेबल NCS के कंसर्न में पुराना अमेंडमेंट है, तो ये जुलाई 24 का है, तो ये हमें नहीं रेलेवेंट है। ये सारे अमेंडमेंट्स रेलेवेंट नहीं है, हम पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सारे पुराने अमेंडमेंट्स हैं, दीज आर नॉट रेलेवेंट। और अगर फिर भी किसी को देखने अमेंडमेंट्स तो ये लास्ट अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स में एज इट इज एप्लीकेबल थे, तो आप पुरानी वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप अमेंडमेंट चेक करना चाहें। यस, नेक्स्ट जो हमारा भी रिसेंट अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल रहेगा, सेबी NCS रेगुलेशन जो है हमारा दिसंबर का ये अमेंडमेंट है। सेबी हैज नोटिफाइड थर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन विच शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, इमीडिएट इफेक्ट से एप्लीकेबल होगा। By this notification, the following amendments have been made. Number one, a new definition of ESG, environment, social and government debt securities. तो ESG debt securities की definition यहाँ पे add on की गई है. It means green debt securities, social bonds, sustainability linked bonds, or any other type of bonds by whatever name called that are issued in accordance with the international frameworks as adapted or adjusted to suit Indian requirements. तो देखो इसमें क्या क्या ESG debts में की डेफिनेशन जो नई एड ऑन हुई है, इसमें क्या क्या इन्होंने बोला है, कौन कौन आएगा। एक तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज एक तो ये आएंगी, है ना। सोशल बॉन्ड भी आएंगे, कौन आएंगे, सोशल बॉन्ड्स, सोशल बॉन्ड्स, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स, है ना। तो कौन कौन से हुए, ग्रीन डेट बॉन्ड्स हो गए हमारे, और दूसरा क्या हो गया, सोशल बॉन्ड्स हो गए, सस्टेनेबल बॉन्ड्स हो गए, और सस्टेनेबल लिंक्ड बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। और एनी अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, नाम कुछ भी दे दें आप, दैट आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एज अडेप्टेड या एडजस्टेड टू सूट इंडियन रिक्वायरमेंट्स दैट आर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और एनी अदर सिक्योरिटीज एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी। An issuer desirous of issuing listing of ESG debt security shall comply with the condition as specified by the SEBI। अगर आपको इसका इशू एंड लिस्टिंग कराना है, SEBI रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। एंड रेगुलेशन 26 pertaining to the issuance of green debt security is omitted। तो ये रेगुलेशन 26 जो है वो ओमिट हो गई है अभी, है ना। तो ये अमेंड अभी रिसेंट अमेंडमेंट है, बाकी सारे पुराने अमेंडमेंट थे। अब है रोल ऑफ इंटरमीडियरीज, इसमें भी ये पुराना अमेंडमेंट ही दे रखा है 24 का, सारे पुराने अमेंडमेंट्स ही हैं। दिसंबर 24 वाला जो है वो अमेंडमेंट एक बार हम देख लेते हैं। तो दिस इज फॉर सेबी रिसर्च एनालिसिस रेगुलेशन 2024। द कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट फॉर रिसर्च एनालिसिस इज सब्स्टिट्यूटेड विद डिपॉजिट रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन नंबर 66 एंड रेगुलेशन 8। तो क्या बोला इसने, डिपॉजिट अ रिसर्च एनालिसिस शैल मेंटेन। वैसे देखिए ये वाले जो अमेंडमेंट्स हैं ये हमारे मतलब कोर्स में एज सच बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं दे रखे हैं, बहुत ही ब्रीफ में दे रखे हैं, बट क्योंकि अमेंडमेंट आया हुआ है तो बाई चांस ICSI का राइट बनता है कि वो क्वेश्चन पूछ ले स्ट्रेट अवे, तो फॉर दैट पर्पस हमें इसको शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। तो रिसर्च एनालिसिस शैल मेंटेन अ डिपॉजिट ऑफ सच सम एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड द डिपॉजिट शैल बी मेंटेन इन शेड्यूल्ड बैंक marked as lien in favor of body या body corporate recognized by the board for the purpose of administration and supervision of research analysis in accordance with the regulation 14 of this regulation। तो जो भी आप पैसा जमा कराओगे वो स्केड्यूल बैंक में जमा कराओगे, और उस स्केड्यूल बैंक पे लियन कौन क्रिएट करेगा, बोर्ड क्रिएट करेगा। provided that such deposit shall be available for utilization in case the research analysis fails to pay dues emanating out of the arbitration and cancellation proceeding if any under the online dispute resolution mechanism or other mechanism as may be specified by the SEBI। तो क्या बोला, ये जो भी डिपॉजिट है वो यूज किया जा सकता है, कब यूज किया जा सकता है, जब ये एनालिसिस फेलियर कर देते हैं पेमेंट करने में, किसका पेमेंट करने में, आर्बिट्रेशन में या ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई मैकेनिज्म है उसके पेमेंट करने में अगर डिफॉल्ट करते हैं तो यहाँ से पेमेंट लिया जा सकता है। तो ये एक अमेंडमेंट है। रेगुलेशन 26 रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, क्या अमेंड हुआ है, नॉन इंडिविजुअल रिसर्च एनालिसिस या रिसर्च एंटिटी शैल अपॉइंट ऑफ आइदर कंप्लायंस ऑफिसर या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल
who is a member of Institute of Chartered Accountant of India या Institute of Company Secretaries of India या Institute of Cost Accountant of India या member of any other professional body as may be specified by the SEBI. तो देखो इसने क्या बोला, सबसे पहले नॉन इंडिविजुअल रिसर्च एनालिसिस जो होंगे, इंडिविजुअल नहीं नॉन इंडिविजुअल जितने भी रिसर्च एनालिसिस्ट हैं उनको क्या करना है बच्चों, कंप्लाइंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है या फिर क्या करना है, किसी भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को अपॉइंट करना है। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल में कौन कौन आ सकता है अपने, वही सीए, सीएस, सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और जो भी अदर प्रोफेशनल्स है एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी, प्रोवाइडेड दैट सच अ प्रोफेशनल होल्ड्स अ रेलेवेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द NISM as specified by the SEBI, who shall be responsible for monitoring the compliance of the provision of the Act, regulations and circulars issued by the SEBI. तो जो भी SEBI के टाइम टू टाइम सर्कुलर्स वगैरह उनका यहाँ पे कंप्लायंस होना चाहिए। Where independent professionals referred in subregulation number 1 of this regulation is appointed for monitoring compliances, the principal officer shall submit an undertaking to the SEBI or the body or body corporate recognized under regulation 14 of these regulations to the effect that principal officer shall be responsible for monitoring the compliance in respect of requirement of the Act, regulations, notification, guidelines, instructions issued by the SEBI. तो जो भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल यहाँ पे अपॉइंट किया गया है वो क्या होगा, इज अपॉइंटेड फॉर मॉनिटरिंग कंप्लायंस। किसके लिए जिम्मेदार है वो, कंप्लायंसेस को मॉनिटर करने के लिए। ऑब्वियसली जितने भी कंप्लायंस ऑफिस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, इनका काम यही होता है कि कंप्लायंसेस को इंश्योर करें। प्रिंसिपल ऑफिसर शैल सबमिट एन अंडरटेकिंग टू द SEBI या टू द बॉडी या बॉडी कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइज्ड अंडर रेगुलेशन 14 that principal officer shall be responsible for monitoring the compliances. तो compliances के concern में responsible रहेंगे, ऐसा एक इनको statement भी देना होगा। तो these are all the amendments applicable for this attempt. तो आप लोग एकदम जोरों शोरों से पढ़ाई चालू रखें, एग्जाम्स हमारे ऑलमोस्ट आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल पैनिक ना करें, सिर्फ अपने रिविजन्स पे ध्यान दें। अमेंडमेंट्स ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, ICDR में डेफिनेटली थोड़े रेलेवेंट अमेंडमेंट्स थे, बाकी थोड़ा जनरल टॉपिक्स इसमें बताए हैं। मैक्सिमम जो ICSI की वेबसाइट पे सप्लीमेंट्स अपलोड हुए हैं उनमें से मोस्टली अमेंडमेंट्स लास्ट टाइम वाले ही हैं। तो जो 24 के बाद वाले अमेंडमेंट्स हैं मोस्ट लाइकली दिसंबर 24 या उसके बाद के लेटर ऑन के 25 वाले अमेंडमेंट्स हैं, वही रेलेवेंट अमेंडमेंट्स है इस अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।